नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। देखिए 6 बज चुके हैं, यानी लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व महा उत्सव का पहला चरण अब से कुछ मिनट पहले ही खत्म हो चुका है। पहला चरण जहां पर 21 राज्यों की 102 सीटों पर आज वोट कास्ट कर दिए गए हैं। क्या होगा आगे के 6 चरणों की जो रूपरेखा है, उसकी दशा क्या होगी, दिशा क्या होगी, उसमें ये पहला चरण बहुत निर्णायक भूमिका निभाएंगे। ये वही पहला चरण है जिसमें 2019 की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने 102 में से 40 सीटों पर कब्जा किया था। लक्ष्य इस बार ज्यादा का रखा गया है क्योंकि नारा 400 पार का है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है जो ये कह रहा है कि इस बार अति उत्साहित अगर भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है तो रिजल्ट उसे बहुत चौंकाने वाले दिखेंगे, क्योंकि देश बदलाव चाहता है। अब बदलाव होगा, बदल जाएगी सरकार या वाकई 400 पार दिखाई देगा, ये सब कुछ तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि आज जो पहला चरण हमने देखा है वो आगे की रण की बहुत सारी तस्वीरों को स्पष्ट कर रहा है। इस पहले चरण की अगर बात की जाए तो इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, सबसे पहले उस बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त बड़ी खबर ये कह रही है कि 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के शाम 5 बजे तक जो आंकड़ा हमारे पास आया है 63.20% संपन्न हुआ है मतदान। त्रिपुरा में 5 बजे तक 76% के लगभग मतदान हुआ। अरुणाचल में 5 बजे तक 63.26% रहा वोटिंग का। 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोट कास्ट कर दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव के पहले दौर का इसे मतदान हमने देखा शाम 5 बजे तक 63.20% मतदान। यानी अगर आप बीते 2019 की बात करिए तो देखिए ऑन एंड ऑल अगर देखा जाए तो वही एवरेज आ रहा है। अब इस एवरेज को देखते हुए इसका कितना प्रभाव होगा, इसे लेकर अब राजनीतिक पंडित अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है कि आज का पहला चरण ही देखिए आगे की रूपरेखा तैयार कर रहा है। एमपी में 5 बजे तक 63.25% वोटिंग संपन्न हुई। तो वही पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम की बात करें तो 5 बजे तक का आंकड़ा 67.87 रहा। कुल मिलाकर अगर देखें तो वोटिंग परसेंटेज बहुत कुछ कह रहा है। अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे तक 63.26% वोटिंग हुई है। असम में 5 बजे तक 63.2% वोटिंग हुई है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश की हमने बात कर ही ली है, 63.25% वोटिंग हुई है। सिक्किम में आपने देखा भी कि हिंसा भी हुई थी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के घर पर हमला भी हुआ। उसके बावजूद हिंसा के बीच में भी चुनाव में बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया है। तमिलनाडु चलते हैं। देखिए साउथ बहुत अहम है आज इस चुनाव के लिहाज से, क्योंकि तमिलनाडु की संपूर्ण 39 सीटों पर आज मतदान संपन्न हो चुका है। छत्तीसगढ़ में शाम 5 बजे तक 63.41%, बस्तर एक सीट थी जो नक्सलवादी क्षेत्र, वहां पर भी वोटिंग परसेंटेज अच्छा रहा है। मणिपुर का आपने देखा 67% के लगभग। मेघालय की बात कर ले तो 69.91% यानी लगभग 70% के लगभग यहाँ वोटिंग हुई है। तमिलनाडु में शाम 5 बजे तक 62.02% रहा है। ये देखिए, ये जो हम आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं ये शाम 5 बजे तक का आंकड़ा है। 6 बजे तक वोटिंग होती है और जो सही आंकड़ा आता है वो 7 बजे के बाद लगभग आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मतदान केंद्रों के अंदर होते हैं, अभी भी बाहर से तो अब लोग नहीं जा सकते, लेकिन जो केंद्र के अंदर है, मतदान केंद्र के अंदर है, उनका वोट कास्ट होना भी बाकी है। उनका वोट कास्ट होने के बाद लगभग 7 बजे के लगभग और तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि परसेंटेज क्या रहेगा। ऑल इन ऑल देखें तो ये परसेंटेज 2 से 3% तक और बढ़ सकता है। कुल मिलाकर पुडुचेरी की देखिए 72.84% वोटिंग यूटी है, ये यूनियन टेरिटरी। अरुणाचल की अगर बात कर ले तो 5 बजे तक 63.23% रहा है वोटिंग का एवरेज। तो ये बड़ी खबर हमने आपको दे दी है। वोटिंग एवरेज क्या रहा ये हमने आपके सामने रखा। अब क्योंकि लोकतंत्र का ये बड़ा महापर्व है, इस महापर्व में लोगों ने कितना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, मतदाताओं में कितना उत्साह दिखा, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो चलिए इसी ब्रेकिंग के साथ अब जल्दी से उन तस्वीरों को दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को कि किस तरीके का उत्साह आज सुबह 7 बजे से हमने देख लिया था। जम्मू कश्मीर की एक सीट उधमपुर में आज वोटिंग हुई है। जम्मू में आपने देखा कि किस तरह से
टारगेट किलिंग को अंजाम दिया जा रहा है। अभी भी जो बीते दिनों तस्वीर आई वो बहुत अच्छी नहीं रही। टारगेट किलिंग होती है, सवाल पूछा जाने लगा कि क्या इसका इलेक्शन पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं रहा। उधमपुर में यानी जम्मू की सीट पर भी बहुत बढ़ चढ़कर लोग यहां पर वोट कास्ट करते हुए नजर आए। देखिए, खुद तस्वीरों को देखिए कि यहां पर जो फिजिकली फिट नहीं है उन्होंने भी अपना अधिकार समझा, अपना फर्ज समझा इसे। ये उस अपने अधिकार को, देश के प्रति अपने समर्पण को व्यक्त करने के लिए वो वहां पहुंचते हैं और वोट कास्ट करते हैं। दिव्यांग हैं, चल नहीं पा रहे हैं ठीक से, लेकिन वो ये जानते हैं कि उनका एक वोट इस देश की भविष्य को तय करेगा। और यही वजह रही कि ऐसे लोग आज सामने आते हुए दिखाई दिए जो देश के प्रति अपने एक वोट के माध्यम से समर्पण दिखा रहे थे। छत्तीसगढ़ में देखिए, युवा वोटर्स हैं, ये पहली बार वोट कास्ट करने वाले जो इस बार हैं, उनकी भूमिका बहुत निर्णायक होगी। युवा वोटर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़, बस्तर में आज वोटिंग संपन्न हो चुकी है। वहां पर क्या उत्साह था आप देख सकते हैं। कतारें लंबी लगी हुई थी, सुबह से ही कतार लग गई थी, लोग पहुंच हुए थे वोट कास्ट करने के लिए। डोईमुख की हम बात कर रहे हैं, वहां पर भी आप देखिए ये बुजुर्ग महिला है, लाठी के सहारे चल रही है, लेकिन उन्हें ये पता है कि वो स्वयं तो लाठी के सहारे चल रही है, लेकिन अगर देश को सही मायने में खड़ा करना है तो जरूरत है उज्जवल भविष्य की। और ये उज्जवल भविष्य तभी तय हो पाएगा जब वो अपना वोट कास्ट करेंगी, वोट कास्ट करने के लिए पहुंचती हैं। ये तस्वीर अपने आप में ये बयां कर रही है कि लोगों में लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर कितना ज्यादा उत्साह आज दिखा है। वहीं चौथी तरफ आप देखिए, डोडा में भी बुजुर्ग है, माफ कीजिएगा, चल नहीं पा रहे हैं, दिव्यांग है, फिजिकली फिट नहीं है, लेकिन वो जानते हैं कि स्वयं फिजिकली कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन देश की फिजिक को अगर सही करना है तो वोट कास्ट करना होगा। और इसीलिए उन्होंने भी बकायदा देखिए, उनको कंधे पर ले जाया गया है, जो वोटिंग सेंटर है वहां तक, वहां जाके उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। तो ये बड़ी दिलचस्प तस्वीरें, केवल ये इन 4 जगहों से तस्वीरें नहीं है, अमूमन देखा जाए तो कमोवेश पूरे देश से ही ऐसी तस्वीरें आई। देश ने आज पहले चरण में ही ये बता दिया है कि वो क्या चाहने वाला है। 6 चरणों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाएगा। पहला चरण आज संपन्न हो चुका है। इसके अलावा आप देखिए, इस वक्त आपके सामने 8 तस्वीरें रखने का प्रयास हम कर रहे हैं। जो खास जो चेहरे हैं, वीआईपी चेहरे, जो जिन्होंने आज अपना वोट कास्ट किया और वोट कास्ट करने के बाद देश से अपील भी की, जिसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी को। इसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, जिन्होंने खटीमा में पहुंचकर वोट कास्ट किया। फिर हम देख रहे हैं नागपुर से कैंडिडेट भी हैं नितिन गडकरी साहब, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब भी यहाँ पर वो अपना वोट कास्ट करते हुए अपनी फैमिली के साथ नजर आए। इसके अलावा आप देखिए, राजस्थान से तस्वीरें आई जहां पर सचिन पायलट, कांग्रेस के दिग्गज नेता कहे जाते हैं, वो वोट कास्ट करते हुए नजर आए। उत्तराखंड से तस्वीरें आई, बाबा रामदेव ने भी आज वोटिंग में हिस्सा लिया। और सबसे छोटी जो युवती कही जाती है, ज्योति आंबे, उन्होंने भी आकर वो आगे आई, आज अपना वोट कास्ट किया और देश से अपील की कि ये लोकतंत्र का पर्व है, इसमें हिस्सा लेना जरूरी है। इसके अलावा अगर साउथ की बात करें तो रजनीकांत अपनी स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, फिल्मों में जिस तरीके से वो आते हैं वो एक आइडियल बन जाते हैं, तो उन्होंने आज देश के लिए भी एक आइडियल बनने का काम किया। उन्होंने अपना वोट कास्ट किया और इसके बाद अपील की सबसे कि वोट करना है। वहीं दूसरी तरफ हम देवेंद्र फडणवीस को भी देख रहे हैं, महाराष्ट्र में उन्होंने खास तौर से अपने परिवार के साथ वोट कास्ट किया। यानी वीआईपी भी आज पीछे नहीं रहे, हर एक व्यक्ति आज बाहर निकला, वो चाहे आम हो या खास हो, और निकलकर अपने इस अधिकार का संपूर्ण प्रयोग किया गया है। अब जिस अधिकार से आज तस्वीर बनेगी, 4 जून को नतीजे क्या आएंगे इसके लिए तो इंतजार करना है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहला चरण आगे वाले चरणों के लिए एक नई रूपरेखा दे चुका है। इसके बाद नहीं, फिर से मतदान अपना कर्तव्य। तो रण क्षेत्र में हम बात कर रहे हैं, आज पहले दौर का चुनाव संपन्न हो चुका है। मतदान में बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा लेते हुए नजर आए हैं। शाम 5 बजे तक का आंकड़ा हमने आपके सामने रख दिया है। 6 बजे तक वोटिंग होनी थी, 7 बजे तक पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि मतदान का प्रतिशत क्या रहा, लेकिन इतना जरूर रहा कि प्रतिशत जो भी हो, ये पहला चरण अपने आप में निर्णायक भूमिका निभा गया है। आने वाले 6 चरणों के लिए बहुत खास होने वाला है। हवा का रुख किधर होगा, इसे तय करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ग्राउंड पर लिए चलें
उससे पहले, क्योंकि हमने आपसे बात की कि मतदान आसान नहीं है, बुर्के पर घमासान हुआ है। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों की अगर बात करें तो मुस्लिम बहुल इलाके इसमें ज्यादा थे और मुस्लिम बहुल इलाकों में फर्जी मतदान को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कह दिया था कि बुर्के में वोटिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहां पर बुर्के में वोटिंग हो रही थी। कई जगहों पर पहचान बताने को लेकर सवाल भी खड़े किए गए। समाजवादी पार्टी ने भी पूछा कि आखिर बुर्का हटाकर वोट करने की क्या जरूरत है। सवाल यह है कि जो चुनावी प्रक्रिया है उससे समाजवादी पार्टी को इतनी तकलीफ क्यों हो रही थी? क्या वाकई ये फर्जी वोटिंग के आधार को तैयार करने की एक रूपरेखा थी? कैराना और बिजनौर से ये 2 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर बुर्का धारी यहां पहुंचते हैं और जब उनसे पहचान के लिए पहचान पत्र मांगा जाता है तो इसे लेकर कई सवाल खड़े किए जाते हैं। कैराना और बिजनौर से ही नहीं, कमोवेश कुछ और जगहों से ऐसी तस्वीरें आई। चुनाव आयोग से बाकायदा ये शिकायत की गई कि फर्जी वोटिंग का ये आधार हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने आपत्ति दर्ज करा दी कि इस पहचान की वजह से वोटिंग स्लो हो रही है, लेकिन सवाल समाजवादी पार्टी से पूछा गया कि भाई ये तो प्रक्रिया है, प्रक्रिया को अपनाने में वोटिंग चाहे स्लो हो या तेज हो, प्रक्रिया अपनाने में इतनी तकलीफ क्यों? क्या वाकई इसके पीछे कुछ मकसद था? दाल में कुछ काला था या दाल पूरी काली थी? इसे लेकर भी सवाल खड़े होते रहे। इन्हीं 2 तस्वीरों के साथ अब चलिए सीधे जल्दी से ग्राउंड से हमारे साथ मेरे बहुत सारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास सीधे लिए चलती हूं। और इसके अलावा भी बहुत सारी तस्वीरें आज के चुनाव के बीच में आती रही, उसका जिक्र भी हम बीच बीच में करते रहेंगे। लेकिन आप देखिए, इस वक्त मैं देख पा रही हूं छत्तीसगढ़ से ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजस्थान से हमारे साथ ब्यूरो चीफ नतांश पटेल जुड़े हुए हैं, पूरे नॉर्थ ईस्ट को कवर कर रही हैं, प्यार से हमें जो कहते हैं तेजो तालोनाकरो हमारे साथ जुड़े हुई हैं। इस वक्त वो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में है। इसके अलावा ब्यूरो चीफ उत्तराखंड कृष्णा कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में भी आज चुनाव हुए हैं, हमारे साथ सीधे स्नेहल जोशी जुड़ रही हैं और साथ ही साथ बिहार से हमारे साथ ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे जुड़े हुए हैं। आइए सीधे सबसे पहले योगेश के पास जल्दी से चलते हैं। योगेश, बस्तर एक सीट रही, लेकिन ये सीट बहुत खास थी क्योंकि नक्सल प्रभावित सीट थी और बस्तर वो सीट है जो आने वाले चरण के लिए बहुत खास मानी जा रही है। आज ओवरऑल अगर बात करें तो क्या कुछ खास देख पाए आप, और इस पहले चरण की जो खास बातें हो वो आप जल्दी से बता दीजिए। जी लावनी, देखिए जिस तरह से चूंकि आज पहले चरण की वोटिंग थी और सबकी निगाहें खास तौर पर बस्तर को लेकर थी, क्योंकि बस्तर में हम जानते हैं कि जिस तरह से लाल आतंक का साया, ये शब्द जो है बार बार प्रयोग किया जाता है, ऐसे में किस तरह से इस लोकतंत्र के महापर्व में लोग भागीदारी करेंगे, किस तरह से अप्रिशिएशन उनको मिलेगा और किस तरह अप्रिशिएशन का असर दिखाई देगा, ये तमाम ऐसे बिंदु थे जिस पर सबकी निगाहें थी। और इसी बीच तकरीबन 5 बजे का जो आंकड़ा आया है, मैं आपको बता दूं 63.41% इतना मतदान होने का आंकड़ा फिलहाल आया है। हालांकि यह आंकड़ा निश्चित रूप से बढ़ेगा, क्योंकि जो मतदान कर्मी हो जैसे जैसे अपने हेडक्वार्टर्स की ओर लौटेंगे, उसके बाद से लगातार ये जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। चुनाव के अधिकारी ये मान रहे हैं कि जिस तरह से जो एक उत्साह का परिचय इस बार खास तौर पे बस्तर की जनता ने दिया है, क्योंकि बस्तर लोकसभा की 6 विधानसभा सीटों में आज लगातार सुबह से ही हमने देखा है कि सुबह से ही पोलिंग बूथ की तरफ जो लोग हैं वो जा रहे थे। न सिर्फ लोग जा रहे थे, बल्कि उनके अलावा जो उनके परिजन थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको वोट नहीं डालना था, लेकिन वो भी अपने बुजुर्गों का उत्साहवर्धन करने के लिए लगातार पोलिंग बूथ की तरफ जा रहे थे। तो चाहे वो नारायणपुर की बात हो लावनी, चाहे शहरी इलाकों में मैं जगदलपुर की बात करूं या फिर दूरस्थ क्षेत्र में कोंटा की बात करूं, हर तरफ लोगों का उत्साह लगातार नजर आया। और यह माना जा रहा है कि चूंकि 2019 में तकरीबन 66% मतदान हुआ था, ऐसे में इस बार ये जो आंकड़ा है वो निश्चित रूप से बढ़ेगा। और जिस तरह से सुरक्षा बल के जवान, जैसा मैं लगातार बताता भी रहा हूं कि जिस तरह से उन्होंने नक्सलियों का एक के बाद एक जो एनकाउंटर किया है, वो भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में विश्वास कायम करने में, सफलता हासिल करने में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। और यह माना जा रहा है कि न सिर्फ बस्तर, बल्कि चूंकि दूसरे फेस में अगर मैं बात करूं तो कांकेर में वोटिंग होने वाला है। कांकेर भी जो है नक्सल इफेक्टेड इलाका है। ऐसे में कई जगहों पर इसका जो असर है, जिस तरह जवानों के शौर्य का, उसका प्रभाव भी साफ तौर पे दिखता हुआ नजर आने वाला है। मुझे 2 बात योगेश जी बता दीजिए। एक तो आपने महत्वपूर्ण बात कही कि निश्चित रूप से आगे जो जिन जगहों पर चुनाव होने हैं, जिन क्षेत्रों में, उस पर बस्तर का एक बहुत बड़ा असर होगा। दूसरा, खास तौर पे ये कहा जा रहा था कि नक्सलियों ने पर्चे बांटे। हमने अभी कल ही इस खबर को चलाया भी था कि नक्सली नहीं चाहते कि वोटिंग हो। उन्होंने बीजेपी से जुड़े हुए जो लोकल लीडर हैं, शायद उनकी हत्या भी होती है, पर्चे भी बांटे जाते हैं, और ये कहा जा रहा था कि इसका इम्पैक्ट होगा। क्या आपने वो इम्पैक्ट देखा?
और दूसरी तरफ आज जो खबर आई बीजापुर से कि वहां पर एक हादसा होता है और उसमें एक सीआरपीएफ के जवान बलिदान भी हो जाते हैं, क्या ये ओवरऑल इन हादसों का कोई इफेक्ट पड़ा, इन तमाम घटनाक्रमों का कोई इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आया, आपने देखा क्या? देखिए, जब भी चुनाव का अनाउंसमेंट होता है तब से लेकर के लगातार जो है सबकी निगाहें बस्तर पे रहती हैं और लोग ये मानते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो नक्सली हैं, जो बौखलाए हुए नक्सली हैं, वो जो है यहाँ पर तरह तरह के हथकंडे अपनाए चुनाव को असफल करने के लिए। और हमने देखा भी कि जिस तरह से चाहे पर्चे फेंकने की बात हो, चाहे कई जगहों पर आईईडी ब्लास्ट करने की बात हो, जिस तरह से आज एक दुखद घटना निकलकर सामने आई है, जो ग्रेनेड लॉन्चर है वो ब्लास्ट हो गया, उसमें सीआरपीएफ के एक जवान का बलिदान हुआ है। लेकिन लगातार जिस तरह का डर जो बना रहता था लावनी पहले बस्तर क्षेत्र में, चाहे वो आउटर क्षेत्रों की बात करें जहां पर हमने कई बार देखा है कि जो पोलिंग बूथ में जाने वाले मतदान कर्मी हैं उनको भी कई बार डर रहता था, सुरक्षा के साए में वो लोग जाते थे। लेकिन इस बार हमने देखा तकरीबन 1 लाख से ज्यादा जवान जो हैं वो बस्तर लोकसभा चुनाव को सफल करने के लिए और लोकतंत्र के महापर्व को पूरी तरह से सफल करने के लिए तैनात थे। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं नक्सलियों का जो कदम है वोटर्स में भी ये विश्वास दिलाना जरूरी होता है कि आप अगर मतदान केंद्रों तक जा रहे हैं तो आप सुरक्षित पहुंचेंगे, इसलिए वोट कास्ट जरूर कीजिएगा। और काफी हद तक सुरक्षा बलों ने इस बात का ख्याल रखा। तमाम घटनाएं जरूर हुई लेकिन उसका असर जैसा कि आप बता रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज पर नहीं पड़ा, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब इसका इंपैक्ट कितना होगा पहले चरण के बाद जो दूसरे चरण आने वाले हैं उस पर नजर बनी रहेगी। जल्दी से जरा नतांश के पास अब चलना चाहते हैं, राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 25 में से 12 सीटों पर आज इलेक्शन हुआ है और ये 12 सीटें नतांश बहुत खास थी। हम शुरू से ये देख रहे थे कि इन 12 सीटों में से कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को टफ फाइट मिलने वाली है, लेकिन उन्हीं सीटों की अगर बात करें वहां का वोटिंग परसेंटेज, सबसे पहले ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज और जहां पर टफ फाइट है वहां के वोटिंग परसेंटेज को देखते हुए अभी क्या स्थिति है, आकलन क्या कहता है? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 6 बज चुके हैं और इस वक्त भी हम एक पोलिंग बूथ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ताले लग चुके हैं, गेट बंद हो चुका है। और 5 बजे तक का मैं आंकड़ा बताना चाहूंगा कि 50% जो 12 लोकसभा सीट थी वहां पर 50% वोटिंग हो चुकी थी। वहीं हॉट सीट की बात की जाए, जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि बीजेपी कहीं ना कहीं टफ फाइट झेलनी पड़ रही है, तो सबसे पहली सीट है नागौर। और नागौर पे वहां पर जितने भी कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनमें झड़प की खबरें भी सामने आई। साथ ही जो वहां पर नगर पालिका अध्यक्ष है उनके सिर पर भी गंभीर रूप से चोटें आई है और ये कहीं ना कहीं एक झड़प, क्योंकि ये सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी नागौर और वहां पर ये देखने को मिली है। आपको बता दूं कि नागौर में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई ज्योति मिर्धा, उनको बीजेपी ने टिकट दिया है। वहीं आरएलपी जो पूर्व में एनडीए के एक गठबंधन में शामिल थी, उनको कांग्रेस ने इस बार उम्मीदवार घोषित किया है हनुमान बेनीवाल को। हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा दोनों एक ही समुदाय, जाट समुदाय से आते हैं और दोनों के बीच में खासी टफ फाइट देखने को मिल रही थी। तो और इसी के चलते यहाँ पर उनके जितने भी समर्थक थे, उनके जितने भी कार्यकर्ता थे, उनकी झड़प की भी खबरें सामने आई। वहीं दूसरी हॉट सीट है वो है चूरू, जहां पर राहुल कसवा जो बीजेपी में एमपी थे उनकी टिकट कट गई और उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं और वहां से उम्मीदवार बन जाते हैं। उसके बाद कांग्रेस से राहुल कसवा बनते हैं। वहीं पैरा ओलंपिक जो है देवेंद्र जाजड़िया, उनको बीजेपी उम्मीदवार घोषित करती है और दोनों के बीच में टफ फाइट देखने को मिल रही है। वहीं दौसा में किरोड़ी लाल मीणा जो हैं वो जो कन्हैयालाल मीणा जो हैं उनके बीजेपी के समर्थक हैं और उनके पक्ष में उन्होंने कहीं ना कहीं प्रचार किया। वहीं सचिन पायलट भी दौसा से बिलोंग करते हैं। तो ये जो 3 सीटें हैं, नागौर, चूरू और ये दौसा, ये तीनों टफ फाइट मानी जा रही है बीजेपी के लिए। और वहीं भरतपुर, क्योंकि भरतपुर चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा की भी होम ग्राउंड है और वहां पर अगर देखा जाए तो वहां पे भी टफ फाइट देखने को मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एज में वहां पे बीजेपी नजर आ रही है। चलिए, एज भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है, फाइट टफ जरूर है। चलिए हम राजस्थान से जरा निकलकर सीधे हम आपको लिए चलते हैं पूर्वोत्तर की तरफ। हालांकि उससे पहले ये तस्वीरें देख लीजिए, बाबा रामदेव जब पहुंचे हुए थे वोट कास्ट करने के लिए, उन्होंने वोट कास्ट किया और उसके बाद अपील भी की लोगों से कि वो अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें क्योंकि आने वाले भविष्य की दिशा और दशा उनके एक वोट से तय होगी। इन्हीं तस्वीरों के साथ आइए पूर्वोत्तर लिए चलते हैं जल्दी से। हमारे साथ जो जुड़ चुकी हैं, तेजो तारो नागप्रो हमारे साथ हैं। तेजो, सबसे इंपॉर्टेंट है पूर्वोत्तर का वो बेल्ट जहां पर भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई 2014 से हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बात कहते थे कि इस बार केवल लुक ईस्ट नहीं होगा, एक्ट ईस्ट होगा। आपने बहुत बड़े बड़े चेहरों से बात की भारतीय जनता पार्टी के, वो चाहे असम के सीएम हो या फिर
केंद्रीय मंत्री की बात कर ले, किरण रिजिजू की बात कर ले, आपने बड़े बड़े चेहरों से बात की। उनका ये कहना था कि देखिए अब नॉर्थ ईस्ट ये समझ रहा है कि वाकई नॉर्थ ईस्ट का विकास किसके हाथों हो सकता है। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो आज के इस पहले चरण के मतदान में नॉर्थ ईस्ट क्या कहेगा और क्या कहा नॉर्थ ईस्ट ने? तेजो, am I audible to you? जी, आप लोग देख सकते हैं हमारी नॉर्थ ईस्ट में अभी पूरे अंधेरे हो चुके हैं। हमें बूथ लाइट की मदद से यहाँ आप लोगों के साथ जुड़ पा रहे हैं। तो यहाँ आज नॉर्थ ईस्ट में आउट ऑफ 25 लोकसभा सीट में 15 का आज पोलिंग हुआ है और वहाँ द हाईएस्ट टर्नआउट परसेंटेज इज इन त्रिपुरा विद 68 पॉइंट से ज़्यादा टर्नआउट हुआ है। और अच्छा यहाँ अरुणाचल में 50, नागालैंड में भी 50, मिजोरम 40% कुछ करीब है क्योंकि वहाँ की संख्या भी कम है और लोकसभा की एक ही सीट है। और पहली बार अरुणाचल की जो मणिपुर की 2 लोकसभा सीट होते हैं, इनर और आउटर, तो पहली तो दोनों की लोकसभा सीट एक ही फेस में होते हैं। इस बार दोनों को ब्रेक किया गया है सिचुएशन को नजर करते हुए। आज इनर सर्कल का हुआ है और सेकेंड फेस आउटर सर्कल को 26 सेकेंड फेस में होंगे। और आज यहाँ सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, असम में आउट ऑफ 14 सीट में से आज 5 का पोलिंग हो चुका है। और नागालैंड का 8 सीट है, मेघालय के, और ये सब आज यहाँ पोलिंग हो गया। और खास कर यहाँ सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की समल्टेनियस लोकसभा काम असेंबली का भी इलेक्शन हो रहे हैं। और यहाँ हम अरुणाचल की बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश में आउट ऑफ 60 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट 10 अनकंटेस्ट हो चुके थे और आज 50 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स और 2 लोकसभा की आज इलेक्शन का वोटिंग हुआ है। और लोकसभा का अभी तक की टर्नओवर 40% से ज्यादा की इंफॉर्मेशन जानकारी मिले है जी। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो पूर्वोत्तर ने वाकई ये एक्ट ईस्ट की कहानी लिख दी है पहले चरण से। पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण की बारी होगी, उस पर भी नजर बनी रहेगी। सबसे पहले हमने आपको उन तस्वीरों को भी दिखाया जहां पर फर्जी वोटिंग हो सकती थी, बुरका नशी जो पहुंची थी, लेकिन इन सब के बीच हिंसा की भी कुछ खबरें आई हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां चूरू राजस्थान में बवाल हुआ, बलवा हुआ, तो वहीं पश्चिम बंगाल की ये तस्वीरें हैं, कूच बिहार की ये तस्वीरें हैं जहां पर पत्थरबाजी हुई। मणिपुर में भी हिंसा का दौर आज वहां पर लोगों ने देखा। लेकिन अगर इन तीनों ही स्टेट्स की बात करूं तो आपको बता देते हैं कि इन तीनों ही स्टेट्स में हिंसा तो जरूर होती है, हिंसा के बावजूद मतदान में कमी नहीं आती है। जनता मतदान करने के लिए निरंतर निकलती रही। पश्चिम बंगाल के हालात तो ये रहे कि सबसे ज्यादा जब 3 बजे तक हमारे पास जो आंकड़े उस वक्त आ रहे थे, सबसे ज्यादा वोट की रफ्तार पश्चिम बंगाल में ही देखी जा रही थी। चूरू राजस्थान की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर एक शख्स का सिर फटता है। ये तस्वीरें हम ब्लर करके इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। पश्चिम बंगाल कूच बिहार में भी पथराव, मणिपुर की भी ऐसे ही हालात जहां पर हिंसा हुई, लेकिन हिंसा का असर चुनाव पर ज्यादा पड़ता हुआ नजर नहीं आया। इन्हीं 3 तस्वीरों के साथ आइए, क्योंकि बयानवीर भी सामने आते रहे, बयानों के तीर भी चलते रहे। एक तरफ चुनाव हो रहे थे, पहले चरण के लिए मतदान हो रहे थे, दूसरी तरफ बयानवीर बयान तीर दे रहे थे। ये तीर कैसे चला, आइए इन्हीं तस्वीरों के साथ जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, लोकतंत्र का एक पर्व होता है, इसमें सबको मतदान करना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए मतदान करें। वैश्विक पहचान बढ़ी है, गरीब कल्याण हुआ है, देश के अंदर सुशासन हुआ है, भ्रष्टाचार पर रोक लगी है, पारदर्शिता व्यवस्था आई है, तुष्टीकरण समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है, परिवारवाद समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है। मोदी जी एक सशक्त भारत बनाना चाहते हैं, सशक्त उत्तराखंड बनाना चाहते हैं। 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उनका संकल्प है। हमें उनके संकल्प को पूरा करना है। 400 पार का जो नारा है, 400 पार के नारे को सहयोग करना है और हर उत्तराखंड वासी को अपना इस महायज्ञ में अपना योगदान देना है। पूरे देश प्रदेश में बदलाव का माहौल है और
जो फीडबैक हमको मिल रहा है, जो देखने को मुझे मिल रहा है, उसके आधार पर मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस पहले से बहुत अच्छा रहेगा और इंडिया गठबंधन का बहुमत हमको प्राप्त होगा 4 जून को। जनता वोट डाल रही है पिछली 10 साल की सरकार की रिपोर्ट कार्ड को देख के, मूल्यांकन कर और ये जुमले और वादों में लोग फंसने वाले नहीं हैं, बहुत समझदार मतदाता। चलिए, सचिन पायलट साहब थे, नाम आपने शायद थोड़ा गलत हो गया था, लेकिन सचिन पायलट साहब थे। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी अपने तरफ से आश्वस्त है और कांग्रेस की बात की जाए तो वो अपनी तरफ से आश्वस्त है, लेकिन आश्वासन से काम नहीं चलता है। ये तो जनता दरबार में पहुंच चुके हैं सभी कैंडिडेट। पहले चरण के बाद क्या रिजल्ट होगा, जब 7 चरण हो जाएंगे तब 4 जून को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले आइए, तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। आइए जरा सीधे अपने रिपोर्टर्स के पास चलते हैं, जल्दी से लेकर आइए स्क्रीन पर, सीधे चलते हैं। हम सीधे अभी चलना चाहते हैं बिहार। अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्यूरो चीफ है। अंजनी, खास तौर से 4 सीटों पर पहले चरण में मतदान संपन्न हो गया। बहुत खास सीटें थी, हाई प्रोफाइल चेहरे चुनावी मैदान में उतरे हुए थे। क्या कुछ खास रहा आज के दिन? देखिए, बता जो कि पहले चरण में 4 सीटों पर जो है वो मतदान हुआ, लेकिन मतदान प्रतिशत जो है वो 5 बजे तक की बात करें तो लगभग 47, 48 और 49% मतदान ही हुआ है। 1 घंटे का समय था, यानी अब मतदान की अवधि जो है वो समाप्त हो चुकी है। थोड़ी देर के बाद यानी 7 बजे के बाद जो है वो पक्की तस्वीर आएगी कि आखिरकार वोट प्रतिशत जो है वो पूरी तरह से कितने हुआ। और चूंकि पिछले बार यदि देखें तो गया में सबसे ज्यादा 58% मतदान हुए थे। इस बार अब तक जो 5 बजे तक की जो खबर थी उस 5 बजे तक के अनुसार 48% था। तो मतदान प्रतिशत को लेकर के जरूर चिंता हो रही है, जो नेता है उन्हें भी चिंता हो रही है। साथ ही साथ जो निर्वाचन आयोग है उसने भी काफी कोशिश की थी कि मतदान प्रतिशत जो बढ़े। जब सुबह 9 बजे बात हुई थी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो बिहार के हैं उन्होंने कहा था कि पहले चरण में पिछली बार यदि देखें तो 7% मतदान हुआ था, जबकि इस बार जो है पहले चरण में ही 9 बजे की बात यदि करें तो 9% मतदान हुआ था, यानी 2% का इजाफा हुआ था, 2% बढ़ा था। इसके हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा था कि मतदान प्रतिशत जो है वो वृद्धि होगी उसमें और अप्रत्याशित वृद्धि होगी। लेकिन जो अंदाज लगाए जा रहे हैं उस अंदाज की वजह से जो पिछली बार जितना हुआ था, यानी लगभग 50 से 55% तक जो है वह मतदान आ सकता है, मतदान प्रतिशत। तो इसको लेकर के थोड़ी बहुत जो है वह जरूर लोग, चूंकि जो उत्साह है लोगों में उत्साह जरूर था, लेकिन उस पर जो मौसम थी उस मौसम की मार जो है वह जरूर झेलनी पड़ी कि तपिश थी, गर्मी काफी तेज था, मौसम की मार जरूर झेलनी पड़ी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देखिए, लोकतंत्र का ये महापर्व है, पानी पीते रहिएगा, पानी पीकर निकलिएगा जरूर। और ये क्योंकि आपके ही लिए, देश के लिए, आपके विकास के लिए, जनता के विकास के लिए दिशा दशा तय करेगा। बहरहाल वोटिंग परसेंटेज अंजनी कम रहा, लेकिन 2 बड़ी महत्वपूर्ण बात जल्दी जल्दी आप बताइएगा कि खास तौर से औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन जो मुस्लिम बहुल जो क्षेत्र थे, खासतौर से अगर नवादा और औरंगाबाद की बात करें, उत्तर प्रदेश से हमने देखा कि बुर्का नशी निकलते हैं, फर्जी वोटिंग का एक आधार तैयार होता है। क्या औरंगाबाद और नवादा में भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी? औरंगाबाद से इस तरह की कोई तस्वीरें नहीं है, लेकिन गया में अनुमान था कि गया में कई ऐसी सीटें हैं जहां कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, लेकिन उस मुस्लिम बहुल इलाकों में भी इस तरह की जो तस्वीरें हैं वह उतनी देखने को नहीं मिली जिस तरीके से दूसरे प्रदेशों में यानी उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है। यहाँ पर मतदान जो है वह जरूर कम हुआ, हालांकि पहले से देखें तो पहले 2 घंटे के बाद मतदान प्रतिशत में अप्रत्याशित वृद्धि हुई, दोपहर होने के बावजूद है कि शाम होते होते जो है वह मतदान प्रतिशत जो है वो घटता रहा। तो अब जब नतीजे आएंगे सामने, यानी जब 7 बजे के बाद जब पूरी तरह से चुनाव आयोग जो है वह स्पष्ट करेगा क्या तस्वीर क्या रही है, और इसी तस्वीर के साथ आगे के चरण की भी बात हम करते रहेंगे। रोहिल बशीर के पास जल्दी से चलना चाहती हूँ। रोहिल, छाता लेकर खड़े हुए हैं, मौसम लगता है ठीक नहीं है वहां का, क्या मौसम का प्रभाव उधमपुर में दिखाई दिया? क्या कुछ रहा ऑल एंड ऑल, आज की तस्वीर क्या रही? रोहिल, सुन पा रहे हैं मुझे? आई थिंक रोहिल मुझे नहीं सुन पा रहे हैं। मध्य प्रदेश से मैं देख पा रही हूँ रामस्वरूप शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामस्वरूप जी, मध्य प्रदेश में कहा गया बहुत गर्मी रही, लेकिन राजनीति की गर्मी कितनी यहां पर नजर आई, और वोट परसेंटेज की गर्मी क्या कहती है? जी, दोनों ही तरह की गर्मी आज देखने में आई। मध्य प्रदेश में काफ़ी गर्म मौसम था, एक तरफ जहां सूर्य की तपिश के कारण लोगों का बाहर निकलना दूभर था, वहीं राजनीतिक सरगर्मियों के कारण एक राजनीतिक माहौल भी बड़ा बेहद गर्म रहा। मध्य प्रदेश में आज राहुल लोधी के पक्ष में दमोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी सभा को संबोधित किया। बड़ी संख्या में तपती धूप में लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना और मोदी का अपनी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं के ऊपर संबोधन था, और उनने देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा के ऊपर आम जनता को संबोधित किया और राहुल लोधी के पक्ष में मतदान करने की बात कही। उसके अलावा मध्य प्रदेश के विदिशा संसदीय
क्षेत्र से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभा के उम्मीदवार हैं। आज उनका नामांकन दाखिल हुआ। उनकी नामांकन रैली में करीब 8 से 10 हज़ार लोग मौजूद हुए और करीब 2000 वाहन इस तपती धूप में उनके बीच में आगे पीछे चलते नजर आए। ये बड़ी इस तरह की 2 सरगर्मियाँ इस तरफ रहीं। वहाँ की हम बात करें महाकौशल और विंध्य क्षेत्र की, तो वहाँ की 6 लोकसभा सीटों के ऊपर आज सुबह से मतदान चलता रहा। हालांकि सुबह की शिफ्ट में मतदान जो है वो 9-10 बजे तक थोड़ा सा तेज था, लेकिन उसके बाद दोपहर में कुछ कम हो गया। सबसे ज़्यादा मतदान जो है वो रिकॉर्ड किया गया है छिंदवाड़ा में, जहाँ 73% पहुँचा है, बालाघाट में 71% पहुँचा है। बाकी अन्य जो 4 लोकसभा सीटें हैं वहाँ थोड़ा सा कम हुआ है। देखा जाए तो लोकसभा सीट पर मतदान ज़्यादा होने से भाजपा की स्थिति बेहद मजबूत नजर आती है। और अगर बालाघाट की बात की जाए तो वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और सम्राट सारस्वत कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो दोनों के बीच में एक तुलनात्मक जैसी स्थिति कह सकते हैं। और जबलपुर की अगर बात करें तो यहाँ से आशीष दुबे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, दिनेश यादव। ठीक है, यानी कुल मिलाकर कहें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एज मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये 4 जून को ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब रिजल्ट सामने होगा मध्य प्रदेश में। अब बाकी के चरणों के लिए भी हम नजर बना के रखेंगे। रोहिल हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। इसके साथ साथ महाराष्ट्र से स्नेहल इंतजार कर रही है और उत्तराखंड से हमारे साथ कृष्णा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से आप दोनों के पास आती हूँ, लेकिन रोहिल के पास पहले चलती हूँ। रोहिल, टिप टिप बारिश हो रही है, असर मौसम का पड़ा मतदान पर या फिर मतदान जोरदार हुआ? देखिए लावनी, सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि 2019 में जिस तरीके से केंद्र ने एक बड़ा फैसला लिया था जिसमें धारा 370 को हटा लिया गया था, उसके बाद आज पहला चुनाव है जम्मू कश्मीर में। और पहले चुनाव में जो पहले चरण का मतदान उधमपुर कठुआ लोकसभा सीट के लिए आज सुबह से ही लगभग 7 बजे के करीब ही जो मतदाता है अपने घरों से निकल कर आ रहे थे। लेकिन आज सुबह से ही लगातार बारिशें हो रही थी। बारिशों की वजह से लगभग दोपहर 1 तक उनकी उतनी ज्यादा भीड़ नहीं देखने को मिल रही थी। लेकिन जो ही 2 बजे के बाद मौसम में बेहतरी आई तो उसके साथ ही लोगों की कतारें जो है वोटिंग सेंटर्स के बाहर देखने को मिली है। लेकिन इस बार अगर मैं आपको इस सीट के बारे में जानकारी दे दूं, इसमें 16.5 लाख जो वोटर्स है वो शामिल है। इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट जो है इसके अंतर्गत है लोकसभा सीट, उधमपुर लोकसभा सीट के लिए, जिसमें सबसे पहले नंबर पर जो जितेंद्र सिंह है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और दूसरी तरफ से जो इंडिया ब्लॉक के जो कैंडिडेट है चौधरी लाल सिंह, जिसको कांग्रेस से सपोर्ट कर रही है। ये 2 सबसे महत्वपूर्ण जो कैंडिडेट्स है वो सामने निकल कर आ रहे हैं। लेकिन अभी मैं आपको सबसे पहले ये जानकारी दे दूं कि कुछ देर पहले जब वोटिंग जो है खत्म हुई 6 बजे, तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से हमें ये जो है इंफॉर्मेशन दी गई कि 65% जो वोटिंग है वो रिकॉर्ड की गई है सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। और इस वक्त पूरी तरीके से वोटिंग जो है वो समाप्त हो चुकी है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था भी लगातार चाक चौबंद नजर आ रही थी। और दूसरी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम थे। वोटिंग जबरदस्त हुई, मौसम जरूर खराब था, लेकिन आपने जैसा कहा कि ज्यादा असर उसका नजर नहीं आया है। जल्दी से जरा चलते हैं विदर्भ की 10 में से 5 सीटों पर। आज महाराष्ट्र में हमने देखा कि वोट कास्ट करते हुए नजर आए हैं लोग, हाई प्रोफाइल चेहरे भी नजर आए। स्नेहल, महाराष्ट्र की 5 सीटें क्या क्या गई आज? बिल्कुल, जिस तरीके से शुरुआत हुई है इस प्रोग्राम की, उसी तरीके से जैसे कहा योगी जी ने कि बस्तर में माहौल बहुत ही अच्छा था। वैसे ही गढ़चिरौली की बात करते हैं, ये गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट भी आए दिन इन हमलों से और बातें होती रहती है, लेकिन किसी भी तरीके का कोई भी डर सामान्य जनता में नहीं नजर आया। या हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो वहां के जो नक्सली है उनको ठेंगा दिखाते हुए पूर्ण तरीके से अपना मतदान किया है। 64% आप कह रही हैं, यानी जबरदस्ती से वोटिंग कही जाएगी। जल्दी से कृष्णा के पास चलते हैं। कोलकाता से संगीता को भी मैं देख पा रही हूँ। कृष्णा, उत्तराखंड 5 सीटें पूरी तरह से मतदान संपन्न पहले चरण में ही। बिल्कुल, निश्चित तौर पर लावनी, देखिए आज पहले चरण में ही उत्तराखंड की 5 सीटों पर जो है मतदान संपन्न हो चुके हैं। लगभग अगर हम 5 बजे तक की बात करें तो 53.56% जो है वह मतदान हुआ है, जो पिछली बार 2019 से लगभग 8% कम हुआ है। क्योंकि अभी इसकी सटीक जानकारी हम इसलिए नहीं दे सकते कि कितना प्रतिशत फाइनल हुआ है, क्योंकि ये जो काउंटिंग है सिर्फ 5 बजे तक की है 53% की। अभी कुछ और लोग ने भी उसके बाद 2014-2019 में कमल खिला था, 2024 में क्या निर्णायक भूमिका होने वाली है?
बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से कमल खिलने के लिए तैयार है, क्योंकि हमने सुबह ही हरिद्वार लोकसभा में हमने जिस तरीके से जनता से बात करी, मतदाता से बात करी, उन्होंने भाजपा के लिए हामी भरी, तो टिहरी लोकसभा पे भी यही क्षेत्र रहा। ठीक है, जनता का रुझान भी हम दिखा रहे थे। सॉरी, मैं बीच में जल्दी आप लोग को इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि समय की सीमाएं हैं, लेकिन अभी तो 6 चरण बाकी है, आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। संगीता के पास जल्दी से चलते हैं। संगीता, पश्चिम बंगाल की 3 सीटें, कूच बिहार से हिंसा की खबर। हिंसा के बावजूद हमने देखा कि 4 बजे तक सबसे ज्यादा रफ्तार पश्चिम बंगाल की थी मतदान के लिहाज से। जल्दी से अपडेट। जी हाँ, बिल्कुल 77 से भी ज्यादा फीसदी, लगभग आप समझ लीजिए तो 80% के आसपास मतदान हुई है। इतनी ज्यादा हिंसा होने के बावजूद भी लोग बढ़ चढ़कर मतदान केंद्रों तक आए और मतदान दिया। कई जगह हमने देखा कि किस तरह से झड़प हुई, तोड़फोड़ हुए, पत्थरबाजी हुए, उसके बावजूद भी लोग मतदान करने आए। यहाँ तक कि आपको ये भी बता दें कि कई लोगों के नाम भी हटा दिए गए थे, वोटर लिस्ट में उनके नाम नहीं थे। फिर हमने ये भी देखा कि किस तरह से वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने के बाद कई लोग मतदान नहीं कर पाए, जिस वजह से वो काफी नाराज भी दिखे। एक वृद्ध महिला का इसी को लेकर ठीक है, यानी कुछ लोगों का नाम नहीं था, उनकी नाराजगी भी हमने सुदर्शन के मंच से देश के सामने रखने का प्रयास किया, लेकिन इतना जरूर था जिस तरीके से आप लोग दिन भर एक योद्धा की तरह इतनी भीषण गर्मी में भी, बारिश में भी डटे रहे, वो वाकई ये बता रहा है कि ये लोकतंत्र का महापर्व है। और सुदर्शन न्यूज इस महापर्व की महाकवरेज को लेकर ग्राउंड से लगातार आपके साथ जुड़ा रहेगा। पहला चरण संपन्न हो चुका है, पहले चरण की कहानी आपके सामने रखी है। 6 चरणों का उपसंहार 4 जून को पता चल जाएगा नतीजा। इंतजार करिएगा जरूर और हमारे साथ बने रहिएगा जरूर, वोट कास्ट करिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी हमारे रिपोर्टर्स का। अभी बस इतना ही रण क्षेत्र में देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।